हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देवराज भगत। वेलकम टू नेट ट्यूटर। इस चैनल में हम यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियोज़ में हमने पीवाईक्यूज़ सीरीज़ को कवर किया था। इस वीडियो में भी हम पीवाईक्यू सीरीज़ को ही कवर करेंगे जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें आईसीटी के टूल्स दिए हुए हैं और साथ में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, तो हमें इनमें मैच करना है। तो पहला ऑप्शन है पेडलेट, दूसरा है रूब्रिक्स, तीसरा है क्विजलेट और चौथा है मेंटीमीटर। तो मेंटीमीटर के बारे में हम लोगों ने इससे पहले जो 2 वीडियोस बनाए उन दोनों में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर देना हमारे लिए थोड़ा आसान है। तो चलिए देखते हैं और लिस्ट 2 को देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट एंड फीडबैक। सेकेंड ऑप्शन है कोलैबोरेटिव डिजिटल बुलेटिन बोर्ड। तीसरा है रियल टाइम ऑडियंस रिस्पॉन्स एंड पोलिंग और चौथा है इंटरेक्टिव फ्लैश कार्ड्स एंड स्टडी सेट्स। तो जो मेंटीमीटर है इसका राइट आंसर थर्ड वाला होगा। और यदि हम ऑप्शन देखते हैं, अगर मान के चलिए तो डी का 3 होगा। तो पहला में तो डी का 1 है, दूसरा में डी का 3 है, तो सेकंड नंबर 1 हो जा रहा है और थर्ड में डी का 1 और फोर्थ में डी का 2। तो जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा जिसमें डी का 3 है। लेकिन हम जो बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एनटीए अब आईसीटी टूल्स के क्वेश्चन को लगभग हर सीट में पूछ रहा है। तो चलिए 1 नंबर देखते हैं। पहला पेडलेट एक डिजिटल नोटिस बोर्ड है। तो नोटिस बोर्ड जो है आपका, ये आपका सेकंड नंबर से ये हो जाएगा, मैच कर जाएगा कोलैबोरेटिव डिजिटल बुलेटिन बोर्ड। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका रूब्रिक्स जो है एक इवेल्यूएशन का एक स्केल है। इसमें पहले से टीचर लिख देता है कि किस चीज़ के लिए स्टूडेंट को कितना नंबर दिया जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो क्विज वगैरह करवाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एंड अब चलिए हम लोग सी नंबर देखते हैं, क्विजलेट एक डिजिटल लर्निंग टूल है जिसमें फ्लैश कार्ड्स का यूज करके पढ़ाया जाता है। हार्ड टॉपिक्स को इसमें आसानी से समझाने के लिए इसका यूज होता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका फोर्थ नंबर हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर असाइंस अ वीडियो लेक्चर फॉर स्टूडेंट टू वॉच एट होम बिफोर कमिंग टू क्लास। नेक्स्ट डे इन क्लास सी इंगेज स्टूडेंट इन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ विच अप्रोच सी यूज इन दिस सिचुएशन। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकेंड है कोलैबोरेटिव लर्निंग, थर्ड है फ्लिप्ड क्लासरूम और चौथा जो है वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है। तो एक टीचर है, मान के चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक टीचर स्टूडेंट्स को क्लास में आने से पहले घर पर देखने के लिए एक वीडियो लेक्चर भेज देता है और अगले दिन जो है वह स्टूडेंट को उसी वीडियो से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हमको ये बताना है कि ये जो टीचिंग का है ये कौन सा तरीका है। तो जैसे हम लोग चार ऑप्शंस को देख लिया है, तो चलिए अब हम 4 ऑप्शंस को एक एक करके डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दिया जाता है और उसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कोलैबोरेटिंग लर्निंग। तो इसका मतलब होता है ग्रुप में मिलकर सीखना। थर्ड ऑप्शन है फ्लिप्ड क्लासरूम। इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट्स किसी टॉपिक को घर में ही पढ़ के आते हैं और क्लास में टीचर के साथ प्रैक्टिस करते हैं और डाउट सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर यही होगा आपका थर्ड नंबर। और चलिए फोर्थ नंबर भी अगर देख लेते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग क्या है। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट का अपनी स्पीड में और अपनी एबिलिटी के हिसाब से सीखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर को हम टिक कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ वे ऑफ डीलिंग विद कन्फ्लिक्ट इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, आस्क फॉर व्हाट दे वांट, से नो टू द थिंग्स दे डोंट वांट एंड एक्ट इन देयर ओन बेस्ट इंटरेस्ट इज नोन एज। तो ये क्वेश्चन जो है ये ह्यूमन नेचर से, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि बात करने का एक ऐसा तरीका जिसमें लोग बातों को घुमाते नहीं है बल्कि डायरेक्ट अपनी बात करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन से एग्रेसिव स्टाइल, सेकेंड ऑप्शन है पैसिव स्टाइल, थर्ड ऑप्शन है आपका असर्टिव स्टाइल और चौथा ऑप्शन है मैनिपुलेटिव स्टाइल। तो चलिए एक एक करके 4 ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो एग्रेसिव स्टाइल जो है इसका मतलब होता है कि आदमी सिर्फ अपनी बात को दूसरों को मनवाना चाहता है, उसे दूसरों की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस लगता है कि वही सही है। ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं पैसिव स्टाइल। तो पैसिव स्टाइल के लोग अपनी बात को दूसरों के सामने रख नहीं पाते, वे अपने बात को अपने मन में ही दबा लेते हैं और वो दूसरों के हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये एग्रेसिव स्टाइल का जस्ट ऑपोजिट होता है। और थर्ड ऑप्शन है आपका असर्टिव स्टाइल। तो असर्टिव स्टाइल जो है यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इस स्टाइल वाले लोग जो भी
उनको सही लगता है बोल देते हैं, उनको गलत होने का डर नहीं होता। लेकिन इनको बात करने का तरीका ऐसा होता है कि जिससे अगले इंसान को ख़राब ना लगे, जबकि असर्टिव स्टाइल इससे थोड़ा सा अलग है। उसमें अगला इंसान कुछ भी बोल देता है, आपको अपने आप बात को सही बोलने के लिए वो कुछ भी बोल देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको आप कैसा फील कर रहे हैं किसी भी बात को सुन के। चलिए, फोर्थ स्टाइल है मैनिपुलेटिव स्टाइल। तो मैनिपुलेटिव स्टाइल के जो लोग होते हैं वो जैसे तैसे करके घुमा फिरा के अगले इंसान को अपनी बात मनवा लेते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब ही होता है कि अपनी बात को लोगों को मनवा लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 3rd नंबर, असर्टिव स्टाइल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिलीफ दैट वन कैन मास्टर अ सिचुएशन एंड प्रोड्यूस पॉजिटिव आउटकम्स इज नोन एज। तो चलिए, इसका जैसे आप हिंदी में भी इसका क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोई किसी स्थिति को अपने अनुकूल बनाकर सकारात्मक परिणाम निकाल सकता है, इस विश्वास को क्या कहते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में इसे बोला जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको पॉजिटिवली कैसे आदमी अपने अंदर लेता है और उस चीज़ का आउटकम जो है बेहतर कैसे निकाल के देता है। तो इसको क्या बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है सेल्फ एफिकेसी, सेकेंड है सेल्फ स्टीम, थर्ड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फोर्थ है सेल्फ रेगुलेशन। तो एक एक करके चारों का मीनिंग देखते हैं। तो पहला आपका सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है किसी का खुद की क्षमताओं पर बिलीव होना कि वह किसी भी दिए गए काम को पूरा कर सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम फिर भी बाकी तीनों को देख लेते हैं, क्या पता फ्यूचर में कभी हमारा काम आ जाए। तो जो सेकंड ऑप्शन है सेल्फ स्टीम, इसका मतलब होता है आत्मसम्मान, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसका मतलब होता है अपनी पूरी क्षमता को पहचान कर उसे प्राप्त करना, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका सेल्फ रेगुलेशन, इसका मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, थॉट्स को कंट्रोल करना और उनको मैनेज करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मूक प्लेटफॉर्म। मूक प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जा रहा है। तो मूक जो है, मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे दुनिया के कोई भी व्यक्ति बिना किसी फीस दिए, या फिर कभी कभी होता है कि फीस देना पड़ता है, लेकिन बहुत कम फीस देकर भी जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स ऑनलाइन पढ़ सकता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें से मूक प्लेटफॉर्म है। पहला है दीक्षा, दूसरा है NROER, तीसरा है EDX और चौथा है गूगल मीट। तो इनके बारे में हमें पहले जानना होगा। तो पहला है दीक्षा, ये जो है एक टीचर ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है कि इसमें टीचर ट्रेनिंग का और स्कूल का जो भी करिकुलम होता है उसका कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है इसमें। और सेकेंड है NROER, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। एक डिजिटल रिपोजिटरी है, मतलब कि एक संग्रहालय है। इसमें स्कूल के लिए NCERT के बुक्स और वीडियोस को जो है और डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है फ्री में। और थर्ड ऑप्शन है आपका EDX। ये EDX जो है आपका ये एक मूक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बड़े बड़े जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है उनके कोर्सेज़ को जो है आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके स्टडी जो मटेरियल होते हैं वो फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए, अगर इससे आप पढ़ने के बाद कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहें तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत फीस देना पड़ता है। तो राइट आंसर आपका EDX ही होगा। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है गूगल मीट एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और इसमें ऑनलाइन मीटिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका EDX होगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। दी पर्सनल इंटेंशन टू इम्प्रूव एबिलिटीज़ एंड लर्न नो मैटर हाउ परफॉर्मेंस सफर्स इज नोन एज। तो सिंपली अगर कहा जाए तो ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई अपना ग्रोथ करने का माइंडसेट बना के कोई काम करता है और जहाँ उसका पूरा ध्यान अपनी कमियों को दूर करने का और ख़ुद को बेहतर बनाने का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है परसेप्शन, दूसरा है मास्टरी गोल, तीसरा है मेटाकॉग्निशन और तीसरा है मोरेटोरियम। तो चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो परसेप्शन का मतलब नज़रिया होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे देखते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में मान के चलिए आपको 50 रुपये गिरा हुआ मिल गया, तो इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। या तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको 50 रुपया मिला, या फिर आप ये सोच सकते हैं कि सिर्फ 50 ही क्यों मिला, इसके जगह पे 100 मिल जाता तो और अच्छा होता। तो यही है परसेप्शन। किसी भी सिचुएशन को जो है आपका सोचने का जो तरीका होता है कि किसी भी सिचुएशन के बारे में, उसी को हम परसेप्शन कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं मास्टरी गोल। तो मास्टरी गोल का मतलब होता है कि जब कोई
व्यक्ति कुछ करना चाहता है और बस वही एक उसका गोल होता है। ठीक है, कोई भी काम को करना चाह रहा है वही उसका गोल है, और उसे करने के दौरान वो ये भी नहीं देखता है कि उसमें क्या गलतियाँ कर रही है या फिर कहाँ चूक रहा है। उसको बस एक ही गोल होता है कि उस चीज़ को उसको मास्टर करना है, नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ये यही होगा, क्वेश्चन में जो पूछा है उसके हिसाब से। तो ये राइट आंसर है। बट हम लोग इसके बाद भी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मेटाकॉग्निशन का क्या मतलब होता है। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग ऑफ थिंकिंग। इसका मतलब है कि आप जो खुद के आप जो सोचने का जो आपको प्रोसेस है उसके बारे में भी आप सोचने लग जाते हैं, तो उसी को मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है मोरेटोरियम, इसका मतलब होता है कि जब हम ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं, जैसे कि मान के चलिए करियर चुनने के टाइम पे हम लोग बहुत छानबीन करते हैं कि हमें कौन सा करियर चाहिए, कौन सा करियर हमारी अच्छा रहेगा, तो उसी को हम मोरेटोरियम कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में टर्म्स है और लिस्ट 2 में उनका मीनिंग दिया हुआ है। तो लिस्ट 1 को पढ़ते हैं पहले। पहला ऑप्शन है डिक्लेरेटिव मेमोरी, सेकंड है आपका प्रोसीड्यूरल मेमोरी, तीसरा है एपिसोडिक मेमोरी और चौथा है सिमेंटिक मेमोरी। तो इसमें जो है चारों मेमोरीज़ हैं हमारे ह्यूमन मेमोरीज़ के बारे में, तो उनका मीनिंग देखना है कि किस मेमोरी का क्या मतलब होता है। तो इसमें जो सबसे आसान है वो है आपका सिमेंटिक मेमोरी। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, ये ऐसा मेमोरी है जहाँ पे हमें जितना भी हमारी जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं वो हमें याद रहती है, जिनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि अगर कोई हमसे पूछे 2 + 2 कितना होता है, हम फटाक से बोल देंगे कि 4 होता है। तो ये हमारी सिमेंटिक मेमोरी है, बिल्कुल जनरल नॉलेज। जैसे अगर कोई हमसे ये पूछे कि इंडिया की राजधानी क्या, हम तुरंत बता सकते हैं, ठीक है, कि न्यू दिल्ली है। तो यही सिमेंटिक मेमोरी है जिसमें हमें जनरल नॉलेज के बारे में सारा जानकारी हमारा रहता है। तो इसका जो है आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। तो डी का सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर भी हम बाकी सारी मेमोरीज़ के बारे में देख लेते हैं, क्या पता कि आगे फ्यूचर में किसी का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सेकंड हमारा सी ऑप्शन है आपका एपिसोडिक मेमोरी, क्योंकि एपिसोडिक मेमोरी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है कि ये हमें एपिसोड की तरह याद रहता है। जैसे कि मान के चलिए छोटा छोटा याद होता है। जैसे कि मान के चलिए कि पिछले साल हम लोग कहाँ घूमने गए थे, ये हमें याद रहता है। जैसे आप मान के चलिए आपने लास्ट टाइम पे आपने नेट का या फिर किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, तो आपने कहाँ भरा था ये आपको याद रहता है। तो ये सब आपकी एपिसोडिक मेमोरी है। ठीक है, अब चलिए बी नंबर देखते हैं, प्रोसीड्यूरल मेमोरी। तो प्रोसीड्यूरल मेमोरी के बारे में अगर बोला जाए तो ये स्किल है जो हम लोग किसी काम को करने के प्रोसेस में सीखते हैं। तो उस वक्त जो पूरा प्रोसेस होता है, वो जो मेमोरी है, पूरे प्रोसेस की जो मेमोरी हमारे पास याद रहती है, उस मेमोरी को ही हम प्रोसीड्यूरल मेमोरी कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी को शुरू करने से लेकर के कहीं पहुँच उसे बंद करने तक जो ये स्किल है, ये भी हमारी मेमोरी में ही है। तो ये सब हमें याद है, ये सब कुछ हमें याद है कि हमें शुरू से लेकर आखिरी तक हमें क्या करना है। तो इसी मेमोरी को हम प्रोसीड्यूरल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो बी का जो है आपका प्रोसीड्यूरल मेमोरी जो है आपका बी का आपका नॉलेज इज द फॉर्म ऑफ स्किल्स एंड कॉग्निटिव ऑपरेशन। चलिए ये हो जाएगा आपका बी का 4। लास्ट बचा आपका डिक्लेरेटिव मेमोरी। लास्ट ऑप्शन है, मतलब कि पहला ऑप्शन है इसका, तो इसको हमने लास्ट में डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो हमें याद रहती है जो हम किसी के सामने बता सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, जैसे कि अभी मैं जो भी कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब मुझे याद है, तो मैं आपको बोल पा रहा हूँ, यही मेरा डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ठीक है, तो आपका ए जो है, ए का आपका हो जाएगा 3rd नंबर। ठीक है, दी कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज स्पेसिफिक फैक्ट्स और इवेंट्स दैट कैन बी वर्बली कम्युनिकेटेड, यानी कि जो बोला जा सकता हो। चलिए, तो इसका जो आपका आंसर होगा, राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड टेक्टिक्स रिफ्लेक्ट्स। पहला ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, दूसरा है ओवर लर्निंग, तीसरा है रोट लर्निंग एंड चौथा है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। 3rd ऑप्शन में स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे ई के जगह पे ये लग गया है। तो चलिए क्वेश्चन का मतलब देखते हैं कि जो क्वेश्चन का मतलब है कि जब कोई स्टूडेंट ये
ये जानता है कि उसे कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है और वो अपनी पढ़ाई को खुद ही मैनेज कर सकता है। मान के चलिए कि जैसे हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हम लोगों को किसी का ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोग अपना पढ़ाई हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, इन चारों ऑप्शंस में ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना कि मुझे सब कुछ नहीं आता और मेरी नॉलेज की भी जो है एक बाउंड्री है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, हमारा नॉलेज का एक लिमिट है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में इतने ही जान सकते, इससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते। तो उसी को इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी बोला जाता है। दूसरा है आपका ओवर लर्निंग। ओवर लर्निंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से याद कर लिए हम, फिर भी उसके बाद भी हम उसको जो है हम लोग उसको रिवाइज़ करते रहते हैं। तो अब ये इसी को हम ओवर लर्निंग कहते हैं। और ये एक फोमो भी है, भूलने का डर बोल सकते हैं हम लोग इसको, कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ इस चक्कर में मैं बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज़ करता जा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका ओवर लर्निंग। और रोट लर्निंग। रोट लर्निंग का मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ रट्टा मारते हैं किसी भी चीज़ को, हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, बस रटते हैं किसी भी चीज़ को। और चौथा ऑप्शन है आपका मेटाकोग्निटिव नॉलेज। तो जब एक स्टूडेंट को ये पता होता है, मान के चलिए, कि उसकी ताकत क्या है, उसकी कमजोरी क्या है और किस सब्जेक्ट को समझने के लिए उसे कौन सी जब है स्ट्रेटेजिक लगानी चाहिए, उसको टेक्निक लगानी चाहिए, तो इसी नॉलेज को हम लोग मेटाकोग्निटिव नॉलेज कहते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग को खुद ही पता रहता है कि हम लोगों का प्लस पॉइंट क्या है, हमारा माइनस पॉइंट क्या है, सबके बारे में हम लोग पहले से जान रहे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका फोर्थ ऑप्शन ही होगा। तो चलिए अब हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ पेडागोजिकल टीचर्स डिलेमास ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इन प्रैक्टिस। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि टीचर अगर कंस्ट्रक्टिविज्म का प्रैक्टिस करवाता है तो टीचर को इससे कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि नॉलेज को खुद क्रिएट करना। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि टीचर क्लास में बच्चों को रटवाने के बजाय खुद से सीख कर नॉलेज गेन करने का अगर मौका देता है उनको, तो उस समय पे टीचर को किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ये पेडागोजिकल ही है लेवल का, स्टूडेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो यानी कि ये बच्चों के बारे में बात किया जाता है कि अगर बच्चों को वो बोलता है कि आप लोग खुद से करके सीखो, तो इससे टीचर को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन। ए नंबर है डेवलपिंग डीपर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें टीचर का नॉलेज के बारे में बात हो रहा है। तो पहले जिसमें ए है उसको हम लोग काट देते हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 में ए है, तो अगर इससे दोनों को हम काट देते हैं तो बचा डी, सेकंड ऑप्शन डी ई और ई, और फोर्थ ऑप्शन बी सी और ई। यानी कि ई नंबर तो होगा ही, बाकी हम लोग को बी सी और डी को देखना है। तो ऐसे हम लोग सबको एक एक करके ही कर लेते हैं और सबके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं और मीनिंग जान लेते हैं। तो चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। मैनेजिंग न्यू आइडियाज़ ऑफ डिस्कोर्स एंड कोलैबोरेटिव वर्क इन द क्लासरूम। तो ये आपका ऑप्शन डिस्कोर्स एंड कोलैबोरेटिव वर्क इन द क्लासरूम, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लास में जब आपका डिस्कोर्स होगा, यानी कि मतलब कि जब बात होगी तो हल्ला होगा। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो धीरे बात करेंगे नहीं, हल्ला करेंगे। आप कितना भी समझाइएगा हल्ला करेंगे ही वो। तो टीचर को इसे मैनेज करना होगा। और जो कोलैबोरेटिव वर्क होता है, यानी कि जब साथ में जो काम करना, कोलैबोरेटिव वर्क का मतलब होता है साथ में काम करना। तो अगर बच्चों को वो साथ में काम करवाएंगे तो इसके लिए भी उनको जो है तरीका ढूंढना होगा। क्योंकि बच्चे हैं वो साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो ऐसा तो नहीं है कि उनको सब चीज़ का जानकारी है, तो वो फिर बच्चे हैं तो बच्चे अपने हिसाब से काम करेंगे फिर। तो इस चीज़ का भी उनको जो है तरीका ढूंढना होगा जिससे बच्चे अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो ये तो उसका प्रॉब्लम है टीचर का, तो बी नंबर तो होगा ही। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, बी सी और ई। फिर भी हम एक बार बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। जो सी ऑप्शन है आपका ऑनरिंग स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू थिंक फॉर देमसेल्फ विच रिमेनिंग फेथफुल टू द एक्सेप्टेड डिसिप्लिनरी आइडियाज़। तो इसमें बोला जा रहा है कि अगर स्टूडेंट कोई नया चीज़ सोचता है जो बुक में नहीं है, तो टीचर स्टूडेंट को अप्रिसिएट करेगा या फिर गलत बोल देगा। तो यहाँ पर भी टीचर फंस जाता है, ठीक है। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को आप यदि जैसे वो खुद ही कोई चीज़ सोच रहा है और आप यदि उस चीज़ को अप्रिसिएट नहीं कर रहे हो, तो इससे भी आप नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है बच्चे पे। तो यहाँ पे भी आप फंस रहे हो और यहाँ पे भी आप फंस रहे हो कि ये जो वो जो जवाब वो दे रहा है, ये जवाब जो है बुक में नहीं है, बुक में भी नहीं है, और हो सकता है कि जवाब गलत भी हो। तो यहाँ पे उसको जो है इस तरीके ये भी उसको प्रॉब्लम होता है कि इस तरीके के सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकल सकता है, इसको कैसे वो टैकल कर सकता है। तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। एंड डी देखते हैं, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फैसिलेशन।
तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये टीचर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि वो टीचर कैसे अपने आप को मास्टर कर रहा है, इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो डी नंबर होगा नहीं। अब ये देखते हैं, कन्फ्रंटिंग इशूज़ ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द स्कूल कम्युनिटी। तो फिफ्थ ऑप्शन जो है ये भी आपका राइट होगा, क्योंकि ये टीचिंग का अलग तरीका है। ये आपका टीचिंग का अलग तरीका है। कैसे अलग तरीका है? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हम रटवाते हैं, दिखा के बता के सिखाते हैं, ना कि उन्हें करने देते हैं कोई भी चीज़। तो ये तो बहुत अलग तरीका हो गया सीखने का। तो हो सकता है कि मैनेजमेंट को ये पसंद ना आए, और हो सकता है कि ऐसे में क्या हो सकता है कि टीचर को मैनेजमेंट से हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो भी हायर अथॉरिटी है आपके स्कूल के, उनसे हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप तो एक टीचर हैं और आपको जो है आपका मान के चले मैनेजमेंट अगर आपके बात को नहीं मानता है, आपका मान के चले प्रिंसिपल आपके टीचिंग का जो मेथड है इसको नहीं अपनाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। उनको आपको समझाना पड़ेगा कि इस तरीके से कैसे आप बच्चों को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सिखा सकते हैं। तो ये ई नंबर जो है ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका 4 नंबर होगा, बी, सी एंड ई। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका 10th क्वेश्चन है ये। तो इसका ये क्वेश्चन देखना हम लोग, फिजिक्स इंस्ट्रक्टर नीड्स टू क्रिएट इंटरनेशनल वीडियोज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, विच टूल शुड द इंस्ट्रक्टर यूज टू रिकॉर्ड, एडिट एंड शेयर दिस वीडियोज़ विद स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन है फ्लिपग्रिड, दूसरा है कैमटेसिया, तीसरा है पेडलेट और चौथा है गूगल फॉर्म्स। इनमें से हमने कैमटेसिया और पेडलेट के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। तो चलिए बाकी सबको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्लिपग्रिड का मतलब होता है कि जो ये टीचिंग का एक तरीका है, इंस्टाग्राम की तरह है मान के चलिए। कि इसमें क्या होता है कि टीचर जो है बच्चों को कोई टास्क देता है कि आप कोई भी एक जैसे मान के चलिए आप लॉ ऑफ मोशन का इसमें क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, तो मैं वही बता देता हूँ। मान के चलिए टीचर स्टूडेंट को बोलता है कि आपको लॉ ऑफ मोशन जो है इसके ऊपर आपको क्या है एक छोटा वीडियो बना के आपको मुझे भेजना है कि ये कैसे काम करता है। तो फिर एक बच्चा क्या करेगा कि किसी बॉल को लेगा या फिर तो लॉ ऑफ मोशन का एक छोटा सा वीडियो बना करके रील्स टाइप से टीचर को भेज देगा। तो ये आपका होता है फ्लिपग्रिड। दूसरा है आपका कैमटेसिया। तो इसका जो सही आंसर होगा यही होगा, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था कि कैमटेसिया जो है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग का वगैरह का टूल है। तो इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बी नंबर, यही आपका राइट आंसर होगा। एंड पेडलेट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पेडलेट क्या है? पेडलेट एक डिजिटल नोटिस बोर्ड है। एंड फोर्थ है आपका गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म में आप क्या है कि इसमें आप ऑनलाइन क्विज, टेस्ट या फिर फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं। तो इसी चीज़ का काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2nd नंबर। तो आज का 10 क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हम लोग का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जितना भी 2024 का जितना भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो सब खत्म हो चुका है। अब जो नया वीडियो आएगा वो रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएगा, जो कि 2024 के ही होंगे। तो थैंक यू गाइज़। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, समझाने का तरीका मेरा पसंद आया और लगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो UGC नेट और सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।